तो मैं शुरुआत अपनी किताब से कुछ अंश मैंने लिए हैं, वो आपके सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि कल दिल्ली पुलिस का जिक्र आ ही गया है घटना का। तो मैं अपने टार्चर मतलब जब मुझको किडनैप किया गया आज से लगभग 24-25 साल पहले, मैं अरेस्टिंग नहीं कहता हूँ, राह चलते हुए किसी को अचानक रात को सिविल ड्रेस में आकर उठा लेना और अनजान जगह पर ले जाना। कानून ये है 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कोर्ट में पेश करना पड़ता है। आपने 7 दिन छुपा के उसको रखा, टॉर्चर किया, ब्लैंक पेपर्स पे साइन करवाए, अपनी कहानी लिखी और चार्जशीट पेश की और आरोप लगाकर बंद कर दिया है। तो मैं उसी समय के हिस्से को थोड़ा सा आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि जब मुझको किडनैप किया गया रात को 1998 और फरवरी का महीना, ये फरवरी का महीना मेरे साथ भाषा जी बहुत जो है जुड़ाव है, समझ नहीं आता। किडनैप किया गया 20 फरवरी 1998 को मुझको। ये इंग्लिश की किताब रिलीज़ हुई 2016 20 फरवरी को, उसी के दिन। और इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। जो स्पीकिंग टाइगर्स जो इसके पब्लिशर हैं इंग्लिश किताब के, तो वो उन्होंने ही तारीख को तय की। आप इसमें हिंदी में देखेंगे 2016 से लेकर अब तक की जो घटनाएं मैंने बढ़ाई हैं, लिखी हैं खुद से, उसमें भी फरवरी 2022 का तारीख लिखी है। तो अजीब इत्तेफाक है। और रिलीज ये हिंदी की किताब जो रिलीज़ हुई प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेला में, वो भी फरवरी में हुई 2024 में। तो ये दोनों ही किताबें लगभग देखा जाए फरवरी में ही जी। जब वो किडनैप करके मुझको ले गए अनजान जगह और मुझको आंखों पे और पट्टियाँ बांध कर गाड़ी से आधा घंटा चलने के बाद कहीं उतारा, फिर उसके आगे का मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पर। फिर मुझे लगा कि हम एक कमरे में आ गए हैं। यहाँ उन्होंने मतलब जो अपहरण करता था, उन्होंने मेरी आंखों से पट्टी उतार दी और मेरे हाथ खोल दिए। मैंने देखा कि 10-12 लोग मेरे सामने खड़े थे। वे हट्टे कट्टे तगड़े, लंबे चौड़े और भयानक दिख रहे थे। एक ने मुझे रोबदार आवाज़ में कपड़े उतारने को कहा, बाकी किसी ने कुछ नहीं कहा। सभी मुझे घूर रहे थे। मुझे बहुत शर्म आई, परंतु उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने अपने कपड़े उतारने से इनकार किया तो उन्होंने मुझे पीटा, जबरन मेरे सारे कपड़े उतार दिए। जब उन्होंने देखा कि मैंने पैंट के अंदर कच्छा नहीं पहना था, तो उनमें से एक बोला, ये साले कच्छा भी नहीं पहनता। ये सिर्फ उनका तात्पर्य शायद मुसलमानों से था। फिर से उन सब ने मुझे पीटना शुरू कर दिया, घूंसे, थप्पड़, लाते, कहानियाँ, और मेरे बाल इतनी ज़ोर से खींचे कि मुझे लगा कि मेरी गर्दन टूट जाए। पीटने के साथ गालियाँ भी देते रहे। मैंने कभी इतनी गंदी और हिंसक भाषा नहीं सुनी थी। गालियाँ मुसलमान विरोधी इशारों से भरी थी। उन लोगों के लिए मेरे दिमाग में एक ही शब्द आता है, वो है जल्लाद। ये लोग पूरे गुस्से में थे और गुस्से से उनकी इंसानियत को ख़त्म कर दिया था, और गुस्से ने उनकी इंसानियत को ख़त्म कर दिया था। उनकी अपने साथी इंसान के प्रति करुणा महसूस करने की क्षमता ख़त्म हो चुकी थी। वे मुझे तब तक पीटते रहे जब तक मेरे मुंह और नाक से खून नहीं आ गया और मैं गिर नहीं गया। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था, सिवाय मेरे टूटे हुए जबड़े के, जिसमें बहुत दर्द हो रहा था। मैं अधमरा हो गया। ए खुदा, मैं ये किस मुश्किल में फंस गया था। अगला
जो चैप्टर है वो आज़ादी के दिन का है कि जब 14 साल मेरा केस चला और जज साहब के पास सुनवाई के लिए आया। यहाँ पर जो कानून से वाकिफ़ हैं और हमारी वृंदा और अन्य वो समझ सकते हैं कि एक प्रक्रिया होती है। जब किसी को कोर्ट के अंदर डाला जाता है तो उसकी चार्जशीट पहले आती है, फिर उस पर चार्ज फ्रेम होता है, फिर एविडेंस का समय शुरू होता है, गवाहियों का, फिर जो अभियुक्त होता है 313 के तहत उसके सफाई के बयान होते हैं, फिर उसके बाद आर्गुमेंट शुरू होती है और फिर जज साहब फैसला सुनाते हैं। तो ये जिस समय पे की मैं बात कर रहा था, जब मैं रिलीज़ हुआ 2012 जनवरी में, 32 साल की लगभग उम्र हो चुकी थी और जब किडनैप किया गया था मैं 18 साल का था लगभग। तो मैं उसी दिन की बात कर रहा हूँ। अभी पीरियड था 313 के मेरे बयान हो चुके थे और आर्गुमेंट शुरू होने थी। पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने बोलना होता है, फिर सफाई पक्ष ने बोलना होता है और बहस करनी होती है और फिर जज साहब से फैसला सुनाते। तो इस हिसाब से 5 से 6 महीने का समय था जब मेरी ये तारीख पड़ी और जिस दिन मुझको आज़ाद किया गया मुझको पता नहीं था। आखिरी केस रोहतक से, मैं उस दिन की संक्षिप्त की बात बताऊँ। सुनवाई चल रही थी, अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान हो चुके थे। राजेश शर्मा जी मुकदमे, जो मेरे वकील थे राजेश शर्मा, मुकदमे के अंतिम चरण में अपने तर्क रखने के लिए तैयार थे। वे शुरू कर पाते उससे पहले जज साहब ने कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद जज साहब ने गर्दन झुकाई और अपनी फाइल पर कुछ लिखा। उसके बाद सिर ऊपर उठाया और मेरी ओर देखा और कहा कि मैं आज़ाद हूँ। बस इतना ही। कितना सरल शब्दों में कहा गया। और 14 साल में हक्का बक्का के अभी तो 6 महीने और लगने थे इस केस में, और जज साहब ने ये फाइल देखकर ये भी और एविडेंस देखकर ये भी इस लायक भी नहीं समझा कि इसमें प्रोसिक्यूटर की भी बहस या फिर सफाई पक्ष की बात सुननी चाहिए। उन्होंने पर्याप्त माना, गवाहियाँ देखी और कहा कि बड़ी और बहुत सरल तरीके से। और मैं 18 साल से 32 साल का हो चुका था, दुनिया से कटा हुआ, कटघरे में खड़ा होकर कि जज साहब ने कहा क्या मैं आज़ाद हो गया? मुझे जेल वापस ले जाया गया। मैंने अपने साथी कैदियों को ये समाचार दिया। वे लोग बहुत खुश हुए, हमने खुशी मनाई। मैंने अपनी किताबें बांट दी और सामान इकट्ठा कर लिया। मेरे खाते में केवल 250 रुपये थे। फिर मुझे डर लगने लगा। शाम का समय था, कोई मुझे लेने भी नहीं आया। था ही नहीं, क्योंकि वालिद साहब का इंतकाल हो चुका था। 14 साल की सुनवाई में माँ बिस्तर पे आ चुकी थी, मैं अकेला था नहीं। कल जब मैं बाला साईं बाबा को देख रहा था, उनकी आज़ादी को परसों, तो बहुत अच्छा भी लग रहा था कि हाँ उनको इंसाफ मिला और उनको लेने के लिए उनके परिवार के लोग आए, उनकी खुशी में देख पा रहा था। लेकिन बदकिस्मती से मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैं एक चीज़ यहाँ जोड़ना चाहूँगा। जब ये मेरे साथ घटना घटी थी आज से 25 साल पहले, वो समय ज़रा अलग था। आप लोगों का, और शायद आप सहमत ना हो मैं जो ये बात कहने जा रहा हूँ, कुछ मामलों में तब के हालात और अब के बेहतर हैं। अचंभित होंगे आप यह बात सुन के। कुछ मामलों में 25 साल पहले अगर ऐसे आरोपों में कोई व्यक्ति जाता था, पहले तो बहुत कम जाते थे, लेकिन जाता था तो लोग मान लिया करते थे 100% कि हाँ सही होगा। दूसरा, कोई हिम्मत नहीं करता था इस विषय पे बात करने की, ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़कर, उसके परिवार के साथ जुड़कर बात करने की, उससे मिलने की डर खौफ हुआ करता था। वकील बॉयकॉट किया करते थे। खुद मैंने इस चीज़ को झेला और इसमें अच्छे से लिखा है, आप देखेंगे पढ़ेंगे। लेकिन आज सिविल सोसाइटी जागरूक है, वकील भी हैं जो कि उनकी मदद के लिए आगे आते हैं, और मीडिया भी है जो कि दूसरे पक्ष को भी सामने रखती है। बहरहाल संक्षिप्त में बात करना चाहूँगा। कोई मुझे लेने भी नहीं आया था। उन्होंने बड़ा ताला खोला गेट का,
लोहे का दरवाज़ा खुला और मैं बैग लेकर बाहर निकल आया। मैंने लंबी सांस ली। मैंने पहले बाएं देखा, फिर दाएं देखा। कोई पहरेदार नहीं था, मैं हथकड़ी में भी नहीं था। मैं वास्तव में आज़ाद था। मैं अकेले तो था पर आज़ाद था। मैंने आसमान की ओर देखा, मैं बाएं मुड़ा और चल पड़ा। फिर मैं वापस आया और दाएं मुड़ा, कुछ कदम चल लिया और रोमांचित था कि अब मैं अपनी मर्जी से किसी भी दिशा में जा सकता हूँ और मुझे कोई ये कहने वाला नहीं था कि इस दिशा में जाओ, रुको या चलो। मैं अपनी आज़ादी को महसूस करना चाहता था। मैं एक बार फिर मुड़ा और जेल के गेट, जेल की मीनार और मोटी ऊंची दीवारों को आखिरी बार देखा। फिर मैंने मुड़कर नहीं देखा। अलविदा। काफ़ी कुछ शुक्रिया भाषा जी, आपने बताया बहुत कुछ है इसमें। और आपको क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी है और इसमें लिखा हर शब्द मैंने जिया है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अब्बू की बात को लेकर ख़त्म करूंगा, जो उन्होंने आखिरी बार कहा। मुझको लगता है कि अगर वो मेरे इस किताब में सबसे दिल के नज़दीक, ये पूरी किताब, उसका हर शब्द, उसका पैराग्राफ सब मेरे नज़दीक है, दिल के नज़दीक है। लेकिन जो मेरे दिल को छूता है वो अब्बू की बात है। थोड़ा बड़ा है लेकिन एक पेज का है लगभग, तो शायद आपको भी वो अच्छा लगेगा। इतने केसेस थे कि उन्होंने अपने काम काज को सबको छोड़ दिया था और रोज़ाना सुबह मेरे जाने से पहले अदालत में 8 बजे जाके वो बैठ जाया करते थे, 9 बजे लगभग, और शाम को तक वो लौटते थे घर, जब जेल में जाने के लिए जो वैन होती थी अदालत से, वो गाड़ी में मैं बैठ जाऊँ और निकलना था। तो और ये उनका मामूल था। इसमें आपको उनके हाथ की लिखी हुई पर्चियाँ मिलेंगी कोर्ट की, और उस कोर्ट की पर्चियों को आप डेट देखेंगे तो देखेंगे उनकी ज़िंदगी बस तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख नहीं रह गई थी। और उसके 2 साल के बाद ही वो फिर गुजर गए। और वो बिस्तर पे आ गए थे, उनको बीमार हो गए थे मेरे जेल में जाने के बाद ही। पुरानी दिल्ली के ही एक हॉस्पिटल में थे और उनको अपनी होश नहीं थी, मेरी होश थी। वही बस मैं बताना थोड़ा सा चाह रहा था कि वो क्या कहते थे। आखिरी बार मैं अब्बू से जुलाई 2001 में दिल्ली के बाड़ा हिंदूराव अस्पताल में मिला था। वे बिस्तर पर थे। मुझे अंदाज़ा था कि वे अब नहीं बचेंगे, इसलिए ही मुझे उनसे अंतिम मुलाकात के लिए लाया गया था। यानी 2 घंटे की कस्टडी पैरोल दी गई थी हथकड़ियों में, और 14 साल में जेल में ही रहा, कभी बेल पैरोल वगैरह नहीं दी। यही एक मौका था कि मैं 2 घंटे के लिए सिर्फ हथकड़ी में बंधा हुआ अपने बीमार वालिद को हॉस्पिटल में देखने पहुंचा और फिर उनका इंतकाल हो गया। मुझे उनसे अंतिम मुलाकात के लिए लाया गया था। अब्बू की आंखों में जो तकलीफ़ थी उसे बयां करना मुश्किल है, लेकिन जब उन्होंने मुझे देखा तो मुझे उनकी अनंत मोहब्बत की गर्मी का एहसास हुआ। हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में गहराई से देखा और बिना बोले संवाद किया। उनके लिए अपने सबसे छोटे बच्चे को हथकड़ी में वर्दीधारी पुलिस वालों से घिरा देखने बेहद तकलीफ देह हो रहा होगा। इन हालात में हम एक दूसरे को क्या कह सकते थे। अब्बू को मौत का डर नहीं था, उनका तो बस जीना मुहाल हो गया था। उनके बेटे पर 20 जगहों दिल्ली, सोनीपत, रोहतक और गाजियाबाद में बसों, गाड़ियों और बाज़ारों में बम लगाने का आरोप थे। अब्बू को मालूम था कि मुझे फंसाया गया है। वे जानते थे कि उनका बेटा देशद्रोही नहीं हो सकता। अब्बू के भरोसे की जीत हो गई थी। अदालतों ने मुझे साल 2001 तक 11 मामलों में बरी कर दिया था, लेकिन मुझ पर कुल 19 केस थे। जेल से बाहर निकलने के मुझे अभी कई साल और लगने थे। मेरे अब्बू को इस बात की परेशानी रही होगी कि उनके गुजर जाने के बाद मुकदमों की पैरवी का बोझ मेरी अम्मी पर पड़ेगा। वे खामोशी से हम दोनों
को देख रही थी, उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, मैं उनका कोसा भी ना ले सका, जबकि मुझ पर उनको हौसला देने की जिम्मेदारी। जब पुलिस मुझे घसीट कर उनसे दूर ले जा रही थी, अम्मी अब्बू देखते ही रह गए। बेटा, मैं तुम्हारी तारीफ पर नहीं आ सका। ये मेरे अब्बू के मुझको कहे आखिरी शब्द थे जो मैं बताना चाह रहा था। सिर्फ इतनी ही बात की। जिस दिन मैं 2 घंटे के लिए उनसे मिलने गया हॉस्पिटल में, तो उन्होंने मुझको देखा, मैंने उनको देखा, और वो तस्वीर आज तक मेरे जहन में है। और सिर्फ अब्बू ने ये कहा कि मैं तुम्हारी तारीफ पर नहीं आ सका। मतलब बिस्तर पे भी होने के बावजूद उनको अपनी नहीं, अपने बेटे की। चंद लाइनें और हैं। वे अदालत में मेरी सुनवाई पर हाजिर ना हो पाने के लिए माफ़ी मांग रहे हैं। उन्होंने मेरी एक भी सुनवाई छोड़ी नहीं थी। मेरे अम्मी अब्बू का जीवन अदालत, जेल और वकीलों के दफ्तरों के चारों ओर सिमट कर रह गया था। जब मैं लगभग 14 साल बाद जेल से बाहर आया, तो मुझे उनके कागज़ों में छोटी छोटी पर्चियाँ मिली, जिन पर अदालत की तारीखें लिखी हुई थी। मेरी पेशी की अंतहीन तारीखें। अम्मी ने इन पर्चियों को उनके कागज़ों के साथ संभाल कर ट्रंक में रखा हुआ था। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ वो सिर्फ मेरे नोट से 4 लाइन है, जो कि किताब का हिस्सा नहीं है, सिर्फ आपके लिए मैंने लिखी है। अब्बू को गुजरे हुए 23 साल हो चुके हैं, पर अब भी अब्बू के अंतिम शब्द मेरे कानों में गूंजते हैं कि मैं तारीख पर नहीं आ सकता। काश अब्बू जान जिंदा होते और आज मुझे सम्मान सहित देख पाते। मैं आज भी अब्बू के अंतिम विराम यानी कब्र की जगह को कब्रिस्तान में ढूंढता हूँ। यानी मुझे नहीं पता वो कहाँ दफनाए गए हैं। जो मेरे रिश्तेदार हैं वो भी भूल चुके हैं। जब मैं लौटा कब्रिस्तान गया तो कोई ये बताने वाला नहीं था और आज तक कि उस कब्रिस्तान में वो कहाँ तक दफन है। बस यादें हैं। तो इसी के साथ मैं शुक्रिया अदा करूँगा और चाहूँगा कि आप सिर्फ ये एक आमिर की कहानी नहीं है। आमिर जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि जेलों में आज भी इंसाफ की राह तलाश रहे हैं। और यही अनुरोध के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा कि आप ऐसे लोगों के साथ जिस तरह हो सकता है बेकसूर लोगों के साथ जुड़ें, उनकी सहायता उनके परिवार के साथ खड़े हों, उनकी मदद करें जो मुमकिन हो, उनके कानूनी मदद के लिए आगे आएँ, उनको तनहा ना छोड़ें। कल को मैं था, आज वो है, कल कोई और भी हो सकता है। और अपनी माँ को भी मैं आज याद करते हुए श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। अनुषा और आलिया का जिक्र ना किया जाए। आलिया मेरे जीवन साथी जिन्होंने 14 साल इंतज़ार किया बहादुरी के साथ। तो कहते हैं महिलाएं किसी भी रूप में कमज़ोर नहीं होती हैं। कल महिला दिवस भी था। एक मिसाल दी जाती है आमतौर पर कि कामयाब इंसान के पीछे एक मर्द का एक कामयाब इंसान के पीछे औरत का हाथ होता है। तो यकीनन इसमें औरतों का हाथ है। मेरी माँ का है, मेरी बीवी का है और एक छोटी बच्ची अनुषा जो पढ़ रही है उसके बारे में किताब में। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।